गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर स्टडीइंग वेल। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा अपने लेक्चर 2 वेक्टर्स के साथ। प्रोबेबली आपको पहला लेक्चर समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा शुरुआत में आपको हो सकता है डिफिकल्ट लगे, बट टाइम के साथ साथ बहुत इजी लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं पिछले ही लेक्चर के साथ। बेटा पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था वेक्टर्स और स्केलर्स। बेटा दो चीजें आई थी निकल के, और बेटा स्केलर्स जो होते हैं दैट रिक्वायर नंबर यूनिट फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एंड दे फॉलो सिंपल अलजेब्रा। 30 किलो मैंगोज इधर से है, 40 इधर से है, कितने हो गए थे बेटा 70 केजी मैंगोज हो गए थे। प्यारे बच्चों मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूं, लेकिन वेक्टर्स ऑन दी अदर हैंड मैंने आपको एक बच्चे पे फोर्स लगा के दिखाया था 5 न्यूटन, तो 5 का रिजल्टेंट 0 भी आ गया था और 5 का कभी ज्यादा भी आ रहा था और कभी कम भी आ रहा था। जब एंगल पे लगा रहा था मैंने बच्चे को खींच के दिखाया था, आप पिछली वीडियो एक बार देख सकते हैं। तो बेटा जो रिजल्टेंट है दो वेक्टर्स का, बेटा जो एडिशन है दो वेक्टर्स का, जो मैग्नीट्यूड है दो वेक्टर्स के एडिशन का, बेटा वो 0 भी आ पा रहा था। वो उसकी अलग अलग वैल्यूज आ रही थी और वो डिपेंड कर रही थी एंगल बिटवीन वेक्टर्स पे। तो सबसे पहले बेटा जो मैंने आपको पढ़ाया था दैट वाज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज द एंगल दैट वी नीड टू टर्न फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ 1 टू रीच द डायरेक्शन ऑफ 2, है ना। तो बेटा ये मैंने आपको ये चीजें सिखा दी थी। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का बताया था मैंने आपको कि अगर कभी भी कोई वेक्टर है जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, बेटा कोई भी अगर मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा अगर मेरे को रिप्रेजेंट कैसे करना होता है ये वी वेक्टर। और अगर कोई कहेगा मॉड वी, मतलब मैग्नीट्यूड जो है इसका वो मेरे को ऐसे लेके दे देगा 5 मीटर पर सेकंड। मतलब वी है वेक्टर क्वांटिटी और जो उसकी लेंथ है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, कितनी तेज पार्टिकल चल रहा है, केवल उसकी मैग्नीट्यूड जो है बेटा वो क्या आएगा 5 मीटर पर सेकंड, है ना। ये तो आ गया बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। ये क्या चीज निकल के आ गई मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। कभी कभी डायरेक्टली जो उसका लेटर होता है ना बेटा, जो अल्फाबेट होता है उसी को ले लेते हैं और लिख देते हैं 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब भी क्या होता है प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब भी क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड, है ना। तो मेरे को लगता है कि मैं आपको समझा पाया हूं कि वेलोसिटी वेक्टर, है ना, मतलब वेलोसिटी v वेक्टर बना है तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों है। तो मेरे से कहेगा 5 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट से। तो ये क्या हो गया बेटा 5 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और बेटा दूसरा तरीका क्या होगा बोलने का, 5 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 5 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अरे आया कि नहीं आया बच्चों। तो प्यारे बच्चों बेटा मैं आपको केवल और केवल इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूं कि बेटा ये दो तरीके थे लिखने के, है ना। ये डायरेक्टली मैंने आपको बताया था ईस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इस तरीके से मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल्स बताए थे कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ। और इसी को बोलने के कितने तरीके होंगे, दो। 5 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट की तरफ नॉर्थ से, है ना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मेरे को लगता है सबको समझ में आता है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। मेरे को लग रहा है मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों। तो 5 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट और 5 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, 60 डिग्री ईस्ट की तरफ नॉर्थ से। तो बेटा ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका था। इनफैक्ट मैंने आपको एडिशन के भी कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, है ना। आइए बेटा कुछ क्वेश्चंस फिर से कर लेते हैं अपने लोग। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए कि मेरे को कहा जा रहा है कि बेटा दो वेक्टर्स जोड़ने हैं, दो वेक्टर्स जोड़ने हैं। बेटा मैंने आपको समझाया केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट के लिए था। किसके लिए समझाया था बेटा मैंने आपको, डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्योंकि बेटा जो एक वेक्टर जिसको आप जानते हो कायदे से वो बेटा डिस्प्लेसमेंट है। वो क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। इसलिए बेटा मैंने आपको केवल और केवल सिखाया डिस्प्लेसमेंट के लिए था। पर क्या जो मैं चीज पढ़ा रहा हूं केवल डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं है, के लिए ही है? नो, ये बेटा फोर्स वेलोसिटी सबके लिए वैलिड है। अगर आपको कभी कोई कहेगा दो वेक्टर्स को जोड़ो विच आर फोर्सेस, अगर दो फोर्सेस हैं अगर उनको जोड़ना है प्यारे बच्चों, तो आपको बेटा ध्यान क्या रखना होगा, आपको यही ध्यान रखना होगा मन में कि ये डिस्प्लेसमेंट और फिर जोड़ दो। क्यों? क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो बेटा मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि सपोज करो, चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं एक आदमी जा रहा है 3 मीटर ईस्ट की तरफ और फिर 4 मीटर नॉर्थ की तरफ। अ मैन गोज 3 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन एंड देन 4 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? बेटा ऐसे क्वेश्चन मैं पिछले लेक्चर्स में काफी सारे करवा चुका हूं प्यारे बच्चों। फटाफट से करते चलेंगे, एक बार हल्का सा रिवीजन हो जाएगा। अ मैन गोज 3 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है अ मैन गोज 3 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन एंड देन 4 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है बेटा, तो 3 मीटर ईस्ट की तरफ गया आदमी एंड देन 4 मीटर नॉर्थ की तरफ गया। तो बेटा यहां से यहां पहुंच गया, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट।
मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट का अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। बेटा ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, है ना। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों 9 प्लस 16 25 का अंडर रूट बेटा क्या निकल गया 5 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इसी के बदले क्या कह सकता था मेरे को, कह सकता था बेटा an object is placed on the ground, 3 Newton force is acting towards positive x axis and 4 Newton is acting towards positive y axis, है ना। What is the magnitude of total force? अगर कोई ऐसा कह दे तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, बेटा करने का तरीका ये होगा कि 3 इधर को आपके मन में क्या होना चाहिए, ये फोर्स नहीं है डिस्प्लेसमेंट है। आदमी 3 इधर चलेगा, फिर आदमी 4 इधर चलेगा, यहां था यहां पहुंच गया, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट, है ना। और जिसकी वैल्यू क्या है 5, बस आप वहां पे 5 न्यूटन कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा 5 न्यूटन। तो मन में आप केवल एक ही बात सोचेंगे बेटा फोर्स क्या, बेटा बोला मेरे को बेटा 2 forces are acting on the object, 2 forces are acting on the object, है ना, which are perpendicular to each other and magnitude of the forces is 3 and 4 Newton. What is the magnitude of total force? तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाहूँ रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, तो बेटा 3 इधर है 4 इधर है, आपके मन में क्या आएगा 3 इधर आदमी जाएगा 4 इधर जाएगा, यहां था यहां पहुंच गया, ये हो गई रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। और वैल्यू क्या आएगी 5 अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये तो फेवरेट ट्राइंगल है हमारा, है ना प्यारे बच्चों। ये कितना निकल के आया 5, क्या निकल के आया बेटा 5, है ना। लेकिन अब मैं बाद में क्या बोल दूंगा 5 न्यूटन। तो 3 और 4 का रिजल्टेंट क्या है बेटा 5। अगर वो कहेगा फोर्स है तो 5 न्यूटन। अगर वो कहता मोमेंटम है 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इधर, 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इधर, तो मैं बोलूंगा 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मन में मैं केवल और केवल एक ही बात सोचने वाला हूं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बाकी अभी मेरे को समझ में नहीं आती है। जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा फील करा दूंगा हर एक के लिए ट्रू होना चाहिए, है ना। लेकिन एक बार अपने मन में क्या सोचेंगे, अगर कोई फोर्स कहेगा तो घबराएंगे नहीं, अगर कोई फोर्स भी कहेगा तो हम घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है बेटा। आइए अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं अ मैन वॉक्स 5 मीटर नॉर्थ एंड देन 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट। आइए करते हैं। फाइव मीटर नॉर्थ एंड देन 5 मीटर वेस्ट। बेटा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ फिर बना चलिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। बेटा 5 मीटर किधर गया बेटा नॉर्थ की तरफ, है ना, और फिर 5 मीटर वेस्ट की तरफ। 5 मीटर नॉर्थ की तरफ गया है आदमी और फिर 5 मीटर किधर गया बेटा वेस्ट की तरफ गया। प्यारे बच्चों बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 5 इधर गया 5 इधर गया, यहां था यहां पहुंच गया, ये हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। बेटा कितना निकल के आ जाएगा 5 रूट 2। क्या निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों 5 रूट 2। मेरे को लगता है मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। आइए एक और क्वेश्चन और करते हैं। कह रहे हैं अ मैन गोज 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट एंड देन 5 रूट 2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट। बेटा क्वेश्चन आपके सामने, आप एक बार रीड कर लीजिए और फिर हम आगे करते हैं। क्या है क्वेश्चन बेटा पढ़िए। अ मैन वॉक्स 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट एंड देन 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट। 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ओके, यहां था 5 मीटर चल के आया वेस्ट की तरफ एंड देन 5 रूट 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। 5 रूट 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर, ओ सॉरी ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो बेटा क्या हो जाएगा 5 रूट 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। 5 रूट 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट का मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच 45 डिग्री में। तो ये 5 रूट 2 है प्यारे बच्चों, ये 45 है, तो यहां था यहां पहुंच गया। बेटा ये हो गई नेट डिस्प्लेसमेंट, सिंपल। अब बेटा ज्योमेट्री यूज करनी है क्लास 10th के लेवल की और आपको बताना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। बेटा पार्टिकल पहले 5 मीटर वेस्ट की तरफ गया है, फिर 5 रूट 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ गया है। प्यारे बच्चों पार्टिकल जो है वो 5 मीटर वेस्ट की तरफ गया है और फिर 5 रूट 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गया है। तो ये जो 5 रूट 2, बेटा ये वाला ट्राइंगल अगर आप देख लें तो ये चीज बेटा क्या निकल के आ जाएगी, बेस है। बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा बेस, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा बेस, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा बेस, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा परपेंडिकुलर, है ना। ये हम ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो 5 रूट 2 cos 45, 5 रूट 2 cos 45 और ये क्या आएगा बेटा 5 रूट 2 sin 45, 5 रूट 2 sin 45।
45 और sin 45 cos 45 दोनों बराबर होते हैं 1/√2, ये √2 कट जाएगा, आ जाएगा 5 और ये भी बेटा क्या निकल के आ रहा है 5। तो बेटा ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 10 और ये 5, तो ये चीज क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी √10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज √125 मीटर्स। 5√5 भी कह सकते हैं आप, है ना, 25 × 5, 25 का √5 बाहर ले लेंगे तो 5√5। तो बेटा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था मैन गोज 5 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। बेटा था 5 मीटर पहले वेस्ट में गया, सोच के देखिए, बड़ा सिंपल है बेटा, 5 मीटर पहले वेस्ट में गया, फिर बेटा 5√2 मीटर गया नॉर्थ वेस्ट में। तो अगर ये 5√2 है प्यारे बच्चों, तो ये चीज क्या हो जाएगी, इसको मैं यहां ना लिख के नीचे लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा इजी रहेगा। तो इसके जो बेटा 5√2 cos 45 और 5√2 sin 45, जो बेस और परपेंडिकुलर दोनों आएंगे बेटा, cos 45 1/√2 होता है, √2 कट जाएगा, दोनों 5 और 5 आएंगे। तो बेटा ये 10 हो गया और ये 5, तो ये चीज क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, √10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, √10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज √125 और 5√5। मेरे को लगता है मैं आपको समझा पाया हूं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। बेटा क्वेश्चन है, एक आदमी 5√2 नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है पहले और फिर 5 मीटर साउथ में जा रहा है। अ मैन वॉक्स 5√2 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, क्वेश्चन ऊपर है आप नोट कर लेंगे। अ मैन वॉक्स 5√2 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड देन 5 मीटर टुवर्ड्स साउथ। अ मैन वॉक्स 5√2 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड देन 5 मीटर टुवर्ड्स साउथ। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट? अब ऐसा करेंगे बेटा, दोनों वेक्टर बनाने के बाद जो मैं बेस और परपेंडिकुलर बनाता हूं उससे पहले ही बना लेते हैं। 5√2 मीटर गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, अभी भी क्या, तो थोड़ी देर पहले, है ना, बार बार जा रहा है इधर, पता नहीं क्या चक्कर है, आइए देखते हैं। तो बेटा ये 5 निकल के आया था और ये भी 5, क्या ये बात याद है? मेरे को लगता है ये मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं। 5√2 cos 45, 5√2 sin 45, cos 45 1/√2, ये भी 5 और ये भी 5, जो मैं पिछले लेक्चर से बहुत प्रैक्टिस करवा चुका था आपको ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। तो दोनों 5-5 और फिर कह रहे हैं उसके बाद 5√2 इधर गया, इसका मतलब बेटा 5√2 इधर जाने का मतलब ही यही है कि 5 ऊपर को भी गया है और मतलब 5 इधर आया है और 5 और फिर उसके बाद कह रहे 5 मीटर टुवर्ड साउथ। इसका मतलब 5 मीटर नॉर्थ गया था, फिर 5 मीटर साउथ में वापस आ गया। तो बेटा फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, यहां से चला 5√2, उसके बाद 5 नीचे आया तो पहुंच कहां गया, यहां से यहां पे। ये हो गई नेट डिस्प्लेसमेंट। और नेट डिस्प्लेसमेंट बेटा कितनी निकल के आ गई प्यारे बच्चों, 5। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई निकल के 5। आइए मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा 5√2 इधर गया, एक आदमी है जो कि बेटा मेरे को कहा जा रहा है 5√2 पहले इधर गया नॉर्थ वेस्ट, है ना, उसके बाद बेटा 5 मीटर किधर गया साउथ, यहां था बेटा, यहां पहुंच गया। ये हो गई नेट डिस्प्लेसमेंट, ये हो गई नेट डिस्प्लेसमेंट। और जो बेटा कितनी निकल के आ रही है बेटा 5√2 के दो कंपोनेंट, बेटा ये बेस और परपेंडिकुलर क्या निकल के आए थे बेटा 5 और 5। तो 5 बेसिकली ये चीज थी, मतलब 5 ऊपर भी चढ़ा था अभी और फिर 5 नीचे भी उतर गया। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं वो केवल और केवल वेस्ट डायरेक्शन में गया और वो भी कितना गया बेटा 5 गया। कितना गया प्यारा बच्चों 5, है ना। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, अगर वो कह रहा है 5√2 इधर गया तो बेटा ये भी 5 और ये भी 5 है। अब उसके बाद 5 नीचे है तो बेटा जितना बेसिकली ऊपर चढ़ा था उतना नीचे आ गया। तो फाइनली कहां पहुंच गया, केवल 5 मीटर वेस्ट में। कहां पहुंच गया बेटा 5 मीटर वेस्ट में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो बेटा जो भी हम लगातार एडिशन करते जा रहे हैं वेक्टर्स का, है ना, तो वो अब हम डायरेक्टली एक लॉ से करेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा हम डायरेक्टली समझ सकते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। आप तो ये मानिए कि मेरे पास दो वेक्टर हैं P और Q। बेटा मेरे पास कितने वेक्टर हैं प्यारे बच्चों, P और Q, दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल थीटा है। बेटा मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, P है प्यारे बच्चों और दूसरा Q है ना। एक वेक्टर P है, दूसरा Q है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, P वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, लेंथ होगी, उसको हम किससे डिनोट करेंगे P से। जो मॉड होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे बच्चों, P से, खाली उसके अल्फाबेट से। और जो Q वेक्टर है प्यारे बच्चों, बेटा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा
बेटा जो उसकी जो लेंथ होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, क्यू से। तो बेटा पी क्या है, उसका मैग्नीट्यूड, पी क्या है प्यारे बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड, और क्यू क्या है प्यारे बच्चों, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इनके बीच में प्यारे बच्चों एंगल थीटा है। मेरे से कहा गया इन दोनों का एडिशन करना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया बेटा, केवल और केवल एक ही बात सिखाई है, जब भी आपको दो वेक्टर जोड़ने हो प्यारे बच्चों, जब भी अगर आपको दो वेक्टर जोड़ने हो तो केवल और केवल एक ही बात का ध्यान देना है, केवल और केवल एक ही बात का आपको मान लेना है कि दोनों डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब पहले पार्टिकल P इधर जाएगा, पहले पार्टिकल P इधर जाएगा और फिर थीटा टर्न लेके Q इधर जाएगा और फिर थीटा टर्न लेके पार्टिकल Q इधर जाएगा। तो बेटा P इधर जाएगा, थीटा टर्न लेके Q इधर जाएगा, यहां था यहां पहुंच गया, ये हो गया बेटा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, कोई भी दो वेक्टर दे दे आपको दुनिया में लाके अभी आज की डेट में, तो मैं मानूंगा वो डिस्प्लेसमेंट है प्यारे बच्चों। मैं क्या मानने वाला हूं प्यारे बच्चों, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा एक वेक्टर है P वेक्टर, एक वेक्टर है Q वेक्टर। P वेक्टर का मैग्नीट्यूड P है, Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो Q अल्फाबेट है। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, ये P है, ये Q है ना। यहां P चला इधर, फिर थीटा घूम के Q चला इधर, यहां था बेटा यहां पहुंच गया, और ये हो गई रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गई बेटा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, है ना। मैं आपको डायरेक्टली पता क्या कह सकता हूं प्यारे बच्चों, मैं ये कह सकता हूं, इफ यू नीड टू ऐड टू वेक्टर्स, इफ यू नीड टू ऐड टू वेक्टर्स, then what to do, place the tail of the second vector, place the tail of the second vector onto the head of the first vector, onto the head of the first vector. Vector joining from the tail of first to the head of second is the resultant vector or addition of the two vectors, or the addition of the two vectors. प्यारे बच्चों मैं फिर से बोल दे रहा हूं, if you need to add two vectors, then what you need to do is you need to place the tail of the second vector onto the head of the first vector. Vector joining from the tail of first to the head of second is the addition of the two vectors or the resultant vector. मेरे को लगता है प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है बेटा। आप इसको हम बोलते हैं बेटा ट्राइंगल लॉ, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल लॉ, एंड द स्टेटमेंट इज देयर। ओके, यू नीड टू नोट इट डाउन and I'll move up and I'll move further. So बेटा मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं बेटा, दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है P वेक्टर, एक वेक्टर है Q वेक्टर। P वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किससे डिनोट करेंगे प्यारे बच्चों, P से, लेटर P से, और Q वेक्टर के मैग्नीट्यूड को प्यारे बच्चों शॉर्ट फॉर्म में किससे डिनोट करेंगे, Q से। अब बेटा मेरे को इनको जोड़ना है, जब प्यारे बच्चों मैं इनको जोड़ना चाह रहा हूं, मैं बस बेटा आपको ये बताना चाहता हूं बेटा, बड़ी ही सिंपल बात है बेटा, P इधर जाएगा आदमी, Q इधर जाएगा, है ना, यहां था यहां पहुंच गया बेटा, ये हो गई रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि पहले Q इधर जाएगा, पहले Q इधर जाएगा और फिर P इधर जाएगा? अरे हाँ, पहुंच तो वही रहा है। मतलब पहले P चलो बाद में Q चलो, या पहले Q चलो बाद में P चलो, बात एक ही आएगी, बात अलग अलग नहीं आने वाली है। तो ऐसा मतलब आप कोशिश करें मेरी बात समझने की, बहुत ही सिंपल बात बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं पहले Q चला दो और उसके बाद में P चला दो, बात वही रहेगी बेटा, पहुंचेंगे तो वही बेटा। लेकिन ये इसका नाम बेटा पता है, एक नाम अलग, नामकरण अलग हो गया इसका। इसको हम बोलते हैं बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और पैरेललोग्राम लॉ बेटा पता है क्या चीज है बेटा, मतलब बेसिकली एडिशन है दो वेक्टर्स का। आप ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल से एडिशन कर लो। कभी कभी कुछ लोग पैरेललोग्राम बोल देते हैं और फिर कह देते हैं ये एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स है, तो इसको पैरेललोग्राम लॉ। दोनों बेटा बात एक ही है, अलग अलग तो है ही नहीं। मैंने बेटा आपको एक ही बात समझाई है प्यारे बच्चों, P इधर गया, Q इधर गया, यहां था यहां पहुंच गया, ये हो गया एडिशन। पहले Q गया फिर P गया, बात तो एक ही। तो बेटा पैरेललोग्राम लॉ की स्टेटमेंट क्या होगी, इफ यू नीड टू ऐड टू वेक्टर्स देन प्लेस द टू वेक्टर्स सच दैट देयर टेल्स मस्ट कोइंसाइड, एंड after that complete the parallelogram by drawing lines parallel to P vector and Q vector from the heads of P and Q. From the heads of P and Q आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, एंड द डायगोनल is the addition of two vectors, and which diagonal, which starts from the tails of both the vectors, which starts from tail of both the vectors। मैं फिर से बोल दे रहा हूं बेटा, ये प्यारे बच्चों ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है P, ये प्यारे बच्चों एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है Q। इन दोनों को जोड़ना है तो बेटा पहले P इधर जाएगा, है ना, फिर Q इधर जाएगा, यहां था यहां पहुंच गया, ये रिजल्टेंट हो गया, यहां था यहां पहुंच गया, ये रिजल्टेंट हो गया। या कह सकते हैं प्यारे बच्चों पहले Q इधर जाएगा फिर P इधर जाएगा, यहां था यहां पहुंच गया, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। मींस
What you need to do is you need to place the vectors such that their tails must coincide and then complete the parallelogram by drawing the lines parallel to p vector and q vector from the heads of p vector and q vector. Now you have got a parallelogram. The diagonal, there are two diagonals. The diagonal coinciding with the tails of two vectors, the diagonal starting from the tails of two vectors gives the addition of two vectors. This is resultant vector और p वेक्टर प्लस q वेक्टर. मैं आपको समझा पाया हूं, मेरे को लग रहा है प्यारे बच्चों मैंने आपको ना एक बात समझा दी है. कभी भी कोई भी दो वेक्टर्स अगर आपको ऐड करने हैं तो एक ही बात आपको ध्यान देनी है. वो एक बात बेटा क्या है, वो एक बात ये है कि आपको क्या करना है, आपको मान लेना वो डिस्प्लेसमेंट है. क्या मान लेना है बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इससे ज्यादा आपको किसी चीज की नॉलेज अभी नहीं है, है ना प्यारे बच्चों. आइए देखते हैं, मैं ये आपको समझाता हूं थोड़ा सा. और यहां पर मैं आपको जनरल अगर मैं आपको बताना चाहूं, जैसे अभी मैं कहता था पार्टिकल 10 इधर गया, 20 उधर गया, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, या 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, 15 न्यूटन इधर लग रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फोर्स. तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अब जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो ये सिखाना चाहता हूं कि P और Q की टर्म्स में एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या निकल के आएगा. तो बेटा ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड P है, ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड Q है. एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या आएगा बेटा, आपके मन में पैरेललोग्राम लॉ फिट बैठ रहा हो तो वो देखें. मैं आपको ये कहूंगा बेटा अभी तक का जो मेरा वीडियो है कम से कम 2-3 बार देख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से. बेटा पहले आदमी P इधर जाएगा, फिर Q इधर जाएगा, और ये वेक्टर बेटा ये अगर Q वेक्टर तो ये भी Q वेक्टर है. क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों की लेंथ सेम है. बेटा वेक्टर इक्वल कब होते हैं, वेक्टर की दो प्रॉपर्टी है बेटा, वेक्टर की दो प्रॉपर्टी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, जब वो इक्वल होंगे तो वेक्टर्स इक्वल है, तब वेक्टर्स इक्वल है. तो बेटा P इधर गया, Q इधर गया, यहां था यहां पहुंच गया, यहां था यहां पहुंच गया, ये हो गया एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. प्यारे बच्चों यहां से आपने क्या करना है, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये चीज क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, Q cos थीटा. बेटा P इधर गया, Q इधर गया, यहां था यहां पहुंच गया, ये हो गया ट्रायंगल लॉ. और अगर मैं ऐसे कंप्लीट करूं तो पैरेललोग्राम बना दूं तो बोलूंगा पैरेललोग्राम लॉ, है ना बेटा. अलग अलग बातें नहीं है, सेम बातें हैं. और दोनों की स्टेटमेंट एक बार फिर से मैं आपके सामने दे रहा हूं बोर्ड पे, आप एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए. होप आप लोगों ने नोट कर ली होगी, है ना. आप जब भी अगर मैं ऐसे कुछ चीजें प्रोजेक्ट करता हूं तो आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, वहां पर आप उस टाइम पे स्क्रीन को पॉज कर लिया करें, ठीक है. अब देखिए बेटा ये Q cos थीटा आया, ये Q cos थीटा कैसे बेटा, बेस होता है हाइपोटेन्यूज cos थीटा. बेस क्या होता है प्यारे बच्चों, हाइपोटेन्यूज cos थीटा. इस छोटे खूबसूरत ट्रायंगल में ये बेस है, इस छोटे खूबसूरत ट्रायंगल में प्यारे बच्चों ये बेस है, ये डॉटेड रेड ट्रायंगल ये बेस है. तो बेटा ये क्या आ जाएगा बेटा, ये Q cos थीटा, और ये चीज क्या आ जाएगी बेटा, Q sin थीटा. अब बेटा ये चीज क्या हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या हो जाएगी, P प्लस Q cos थीटा, और ये Q sin थीटा. तो ये जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा बेटा, पाइथागोरस चाचा की माला जपो और बोलो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट. R का मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ P प्लस Q cos थीटा स्क्वायर प्लस Q sin थीटा स्क्वायर. ये आ जाएगा बेटा R का मैग्नीट्यूड. ये बन क्या जाएगा प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. इन दोनों में Q स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. बेटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 7.91. कितना होता है बेटा, 7.91. बेटा मजाक कर रहा हूं बेटा, खाली 1 होता है, खाली 1 होता है. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये क्या बन गया 2pq cos थीटा. बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 2pq cos थीटा. तो बेटा ये 1 हो जाएगा. तो बेटा फाइनली रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या निकल के आ गया प्यारे बच्चों, अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. बेटा कोई प्राण नहीं निकल रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है. मैंने किया क्या है, आदमी P इधर जाएगा, फिर Q इधर गया, यहां था यहां पहुंच गया, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आया. प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, ये P है इधर गया, Q इधर गया थीटा एंगल पे, इस ट्रायंगल में ये Q cos थीटा हो गया, परपेंडिकुलर Q sin थीटा हो गया.
ये p प्लस क्यू कॉस थीटा, ये q साइन थीटा। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ p प्लस क्यू कॉस थीटा स्क्वायर प्लस q साइन थीटा स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, p स्क्वायर q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो ये आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। बेटा अगर आप इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, कभी भी दो वेक्टर जोड़ने हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो, जो अभी तक हम करते थे, आप बहुत इजीली सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर निकाल पाएंगे। पर ये जो मैंने डेरिवेशन किए, एक बार आप हाथ से लिख के करके देखिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। खाली ये नहीं कि मतलब आराम से लेट के रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आप आराम से बैठिए चेयर पे, टेबल पे, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, खुद से एक बार अपने हाथ से लेके करिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार इसको नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगर दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल थीटा है और उनके मैग्नीट्यूड्स है p और q, तो बेटा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या निकल के आता है, अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। क्या निकल के आता है प्यारे बच्चों, अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। मैंने आपको ये समझा दिया, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा होता है, उनके मैग्नीट्यूड p और q है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। आप चाहेंगे आपके पास दो मेथड होंगे, कितने मेथड होंगे प्यारे बच्चों, दो मेथड होंगे। आप दोनों में से कोई भी यूज करें और बहुत आराम से सॉल्व करें। ईदर यू कैन यूज ज्योमेट्री, है ना, या आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। कभी कभी ये बहुत इजी होगा। तो जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, सारे के सारे क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, अ मैन वॉक्स 4 मीटर ईस्ट एंड देन 3 मीटर नॉर्थ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट। 4 मीटर ईस्ट, सॉरी 3 मीटर नॉर्थ, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, अंडर रूट ऑफ, क्या बोलूंगा बेटा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, 2 3 ट्वाइस ऑफ 3 into 4 into cos थीटा cos 90, बीच में एंगल 90 है, ये आ गया 0, ये बन गया बेटा 5। क्या बन गया आगे प्यारे बच्चों, 5, है ना। हालांकि बहुत ही सिंपल था यार, 4 इधर गए, 3 इधर गए, यहां खड़े थे यहां पहुंच गए, यहां खड़े थे यहां पहुंच गए, क्या अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। पर बेटा कोरोना चल रहा है, आप लोग ऐसा ना करें भाई पहले ईस्ट जाए नॉर्थ जाए, पुलिस लट हो जाएगी। पुलिस क्या करेगी बेटा, लट हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा हंस सकते हैं, हम भी कैमरे के साथ ही मजाक कर पा रहे हैं, सामने तो आप बैठे नहीं तो बहुत आनंद आता है आपको पढ़ाने में। आइए प्यारे बच्चों, बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये जो 90 डिग्री वाले क्वेश्चन है उनको मैं नहीं लूंगा डायरेक्टली। ये क्वेश्चन क्या रखा है, एक और क्वेश्चन आपके सामने, मैन वॉक्स 5 मीटर वेस्ट एंड देन 5√2 इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये क्वेश्चन रहा, ये अभी आप कर भी चुके, आपकी कॉपी में भी होगा प्रोबेबली। अगर आप नोट करें, नहीं करें तो प्लीज बेटा करना शुरू करें, नोट करें बेटा, तभी सीख पाएंगे सब्जेक्ट, है ना। खाली अगर लेट के वीडियो देखेंगे तो सब्जेक्ट नहीं सीख पाएंगे प्यारे बच्चों। अ मैन वॉक्स 5 मीटर वेस्ट, अ मैन वॉक्स 5 मीटर वेस्ट एंड देन 5√2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। पहले बेटा वो 5 मीटर वेस्ट में जा रहा है, फिर 5√2 मीटर नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। 5 मीटर वेस्ट में चला गया, ठीक है, फिर 5√2 मीटर जा रहा है नॉर्थ वेस्ट। तो बेसिकली ये दो वेक्टर्स हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। कह रहे इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन का मैग्नीट्यूड, बेटा बीच में एंगल है नॉर्थ वेस्ट मतलब 45 डिग्री। तो बेटा अभी तो वैसे मैं करवाया ही था आपको, मतलब, लेकिन अब फॉर्मूले से कर रहे हैं। पहले कैसे कराया था, मैंने कहा था 5√2 गया, 5 इधर गया, फिर 5√2। 5√2 के मैंने आपको बेस और परपेंडिकुलर निकलवाए थे इस ट्रायंगल में, जो कि 5 और 5 आए थे, और फिर यहां से यहां पहुंच गया था, रिजल्टेंट निकलवाया था। अब मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा प्यारे बच्चों, अब ऐसे बार बार नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला डायरेक्टली जान रहे हैं। 5 इधर है, 5√2 इधर है, दो वेक्टर हैं, बीच में एंगल है 45 45। बेटा अगर 45 बीच में एंगल है, मेरे को ऐड करना है प्यारे बच्चों, क्या निकल के आएगा एडिशन बताइए, अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 5√2 स्क्वायर। वैसे बेटा आपने थोड़ा सा पसंद नहीं करते ऐसे 5√2 स्क्वायर लिखना, 25 × 250 डायरेक्टली लिखना पसंद करते हैं, पर आप समझ पाए इसलिए शुरुआत ऐसे कर रहे हैं। लेकिन बेटा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करनी होगी आपको। प्लस 2
PQ cos theta, 2 into 5 root 2 into cos 45, P square plus Q square plus 2PQ cos 45 क्या बन के आ गया प्यारे बच्चों, ये अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 50, और ये क्या हो गया 25 टू 50 रूट 2 cos 45 भी 1/√2 आएगी, और रूट टू लड़ मरे, रूट टू लड़ मरे है ना, कट गए, वही काटते हुए 50 50 100 125। अरे वाह, ये तो वही आ गया 125 5√5। ये तो मैं बता चुका था आपको। हाँ, वही आंसर तो आएगा ही बेटा, ऐसा थोड़ी ना आंसर अलग अलग आ जाएंगे, है ना, आंसर तो वही आएंगे, है ना। चलिए प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ मैन गोज 5√2 मीटर नॉर्थ वेस्ट एंड देन 5 मीटर साउथ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। बेटा अगर कोई मेरे को ये भी कहेगा ना, मैन गोज 5√2, a force applied on the particle is 5√2 in northwest direction and 5 meter in south direction, what is the magnitude of net force, magnitude will come out to be same. Okay बेटा, आइए करते हैं फटाफट से एक क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है आपको? आपको कहा गया है a man goes 5√2 मीटर नॉर्थवेस्ट, 5√2 मीटर नॉर्थवेस्ट एंड देन 5 मीटर साउथ। तो बेटा ये दो वेक्टर को जोड़ना है, नॉर्थवेस्ट मतलब 45 और ये 90, तो 90 प्लस 45 ये 135 हो गया, है ना प्यारे बच्चों। अब बेटा इनका मैग्नीट्यूड निकालें, जो कि मैं जानता हूं 5 ही आएगा, क्योंकि 5√2 बेसिकली मैंने आपको बताया था ये भी 5 बन गया था और ये भी 5, तो 5 इधर आप कह सकते हैं और फिर 5 नीचे आ गया, तो यहां से यहीं पहुंचने 5 आंसर आना चाहिए। पर देखते हैं फॉर्मूले से सेम आता है या नहीं आता है। R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर, पी किसी को भी नाम दो 5√2 का स्क्वायर, अब मैं डायरेक्टली 50 लिख रहा हूं, 5√2 का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दूसरा वेक्टर है 5 25 हो गया, प्लस 2PQ 5 इंटू 5√2 इंटू cos 135, और cos 135 को बड़ी जोर से मन कर रहा है कहने का 180 माइनस 45, और cos 180 माइनस थीटा बेटा प्यारे बच्चों क्या होता है माइनस cos थीटा, ये आएगा माइनस cos 45, माइनस बन जाएगा cos 45 1/√2 कट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा माइनस 50 कट गए, आंसर क्या आ गया √25। मैं फिर से बोल दे रहा हूं बेटा, पिछली वीडियोस एक बार ध्यान से देखिए, आप ये कैलकुलेशंस ओरली कर पाएंगे। आप पिछली वीडियोस एक बार दोबारा देखिए ट्रिग्नोमेट्री वाली। बेटा यहां पर क्या आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 50 प्लस 25, और बेटा cos 180 माइनस थीटा होता है प्यारे बच्चों माइनस cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा प्यारे बच्चों क्या होता है माइनस cos 45, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 5 इंटू 5 इंटू √2, cos 45 आएगा माइनस 1/√2, √2 कट जाएगा, 50 प्लस और 50 माइनस कट गया, √25 बेटा क्या आएगा 5, वही पूरे वही आंसर आ गया बेटा, आंसर तो वही आना ही पड़ेगा, है ना भैया। चलिए आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। आइए एक दो क्वेश्चंस जो पिछले लेक्चर में ये थे, मैं उन्हीं को जरा कंप्लीट कर रहा हूं, केवल और केवल एक ही चीज यूज करके अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, जस्ट टू सेटिस्फाई यू दैट वी आर गेटिंग द सेम आंसर्स। आइए प्यारे बच्चों, हाँ जी, तो बेटा यहां पर क्या कह रहा है, मैन गोज 5 मीटर ईस्ट देन 10 मीटर 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अ मैन गोज 5 मीटर ईस्ट एंड देन 10 मीटर्स 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 5 मीटर ईस्ट की तरफ गया है एक आदमी, फिर उसके बाद गया है 10 मीटर 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बेटा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटा, या तो आपको मैंने जो कराया था 10 cos 53 10 sin 53, बेटा बेस होता है हाइपोटेन्यूस cos थीटा हाइपोटेन्यूस sin थीटा परपेंडिकुलर, तो बेटा ये आया था 10 cos 53 निकल के आया था 6, ये 8 आया था। मैं जस्ट पूरी कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूं, ये पिछले रिकॉर्डिंग में कर चुका हूं मैं। बेटा यहां से आंसर आया था अंडर रूट ऑफ 11 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 11 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 185। अब देखते हैं, अब हम क्या हम कुछ सेम आंसर पे पहुंच रहे हैं, दैट इज हमारा फॉर्मूला सही है जो डेवलप की है, गड़बड़ है।
आइए देखते हैं, ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 53 डिग्री बेटा वेक्टर्स के बीच में एंगल है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर 25 क्यू स्क्वायर 100 प्लस 2 पी क्यू कॉस 53। और cos 53 बेटा क्या होता है बेटा प्यारे बच्चों, 3/5। दो वैल्यूज याद करी थी, cos 37 cos 53, cos 37 cos 53 क्या क्या वैल्यूज होती हैं, 4/5 और 3/5। छोटी वैल्यू कब आएगी, बड़े एंगल पे cos घटता है, cos 01 cos 90 0, एंगल बढ़ता है cos घटता है। 4/5 3/5 दो वैल्यूज थी, 53 पे कौन सी आएगी, छोटी वाली। 53 पे कौन सी आएगी प्यारे बच्चों, छोटी वाली। यहाँ पे 3/5 पुट करेंगे एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, लेट्स सी, अंडर रूट 125 ट्वाइस ऑफ 5 10 3/5 काटते, ये कितना आ गया 60। ओ सेम अंडर रूट 185 भाई साहब, सेम आंसर। बेटा मेरे को लग रहा है मैं आपको समझा पाया, मेरे को लग रहा है मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों, है ना। इस तरीके से ही जो बाकी क्वेश्चंस भी बचे हैं, एक बार आप उनका आंसर निकाल के देखें, है ना। और चलिए, या तो एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल। A man goes 10 meter east and then 10 meter 30 degree west of north. A man goes 10 meter east and 10 meter 30 degree west of north. 10 meter 30 degree west, बनाओ फिर से, west, north, ईस्ट एंड साउथ। प्यारे बच्चों, ये तो मैंने आपको ओरली करवाया था क्वेश्चन, अगर आपको याद हो बेटा। ये 60 हो गया एंगल, क्योंकि 10 इधर गया, फिर 10 मीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये 60 हो गया। और अगर ये दोनों अब यहां था, यहां पहुंच गया, ये हो गई रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। और ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, क्योंकि ये 10 10 है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। और 2 थीटा प्लस 60 बेटा सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, 180। यहां से थीटा क्या आएगा प्यारे बच्चों, 60। क्या निकल के आएगा, 60 इक्विलेटरल है, तो रिजल्टेंट तो 100% 60 हो गया। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो फिर 100% सॉरी 10 हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। और बेटा अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आपको रिजल्टेंट निकालना हो फॉर्मूले से भी, तो बेटा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। और थीटा कितना है बेटा, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है बेटा, 120। इस वेक्टर से दूसरे वेक्टर में पहुंचने के लिए कितना घूमना पड़ेगा, 120। cos 120 क्या होता है बेटा, -हाफ। cos 120 क्या होता है प्यारे बच्चों, -हाफ। मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा, cos 120 को लिख सकते हैं 180 - 60, दैट इज -cos 60। और cos 60 की बेटा क्या होती है वैल्यू, हाफ, तो ये बन गया -हाफ। तो -हाफ आएगा, यहां से 2 कट जाएगा और माइनस आ जाएगा, 100 - 100 कट गया, अंडर रूट 100 बचेगा खाली, दैट इज 10। क्या आ गया बेटा आंसर, 10। सेम वही, अरे वाह, है ना। लेकिन बेटा डेफिनेटली पहले वाला मेथड आसान था, ऐसा नहीं कि दूसरा मेथड पढ़ लिए तो पहला बेकार है। कई बार जब आपको ज्योमेट्री से दिख जाएगा तो बहुत ही आसान पड़ेगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए आइए, ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है, फटाक से नोट करेंगे और फिर करना चालू करेंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 वेक्टर्स इज 18। बेटा दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स का सम 18 है प्यारे बच्चों, और कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड 12 है। और बेटा मेरे को ये कह रहे हैं रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द वेक्टर, What are the magnitudes of the vectors? तो बेटा आपको मैंने क्या सिखाया है, सिखाई एक ही बात है बेटा। क्या सिखाई है प्यारे बच्चों, सिखाई केवल यही बात है कि अगर आपको कभी भी कोई वेक्टर कहेगा तो दिमाग में डिस्प्लेसमेंट चलनी चाहिए। दो वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड्स का सम 18 है, तो कुछ मतलब बेसिकली एक बार आदमी कुछ चला, दूसरी बार कुछ और चला, टोटल मिला के 18 चला। एक x होगा, एक का मैग्नीट्यूड 18 - x, और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 12 है। मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, आदमी कुछ चला, दूसरी बार कुछ चला, कह रहे हैं रिजल्टेंट जो आ रहा है वो किसी एक वेक्टर से परपेंडिकुलर है। बना दी परपेंडिकुलर एक वेक्टर से रिजल्टेंट को, पहले इधर गया, फिर यहां से यहां गया, यहां था इनिशियली, यहां पहुंच गया, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हुई, इससे परपेंडिकुलर हुई। और कह रहे हैं ये 12 है। ये कितना है प्यारे बच्चों, 12 है ना। तो अगर इन दोनों का मिला के सब 18 है, तो अगर ये x होगा तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, 18 - x। क्या होगा प्यारे बच्चों, 18 - x।
अब बेटा अब x कैसे निकाले, तो बेटा कैसे निकालने का तरीका होगा 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 18 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस चाचा की माला जपेंगे। तो यहां से बेटा क्या देगा 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मन में जोर से आ रहा है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 13 स्क्वायर। अगर आपने थोड़ा बहुत नंबर से खेला हो तो बेटा ये बड़े सिंपल नंबर्स हैं जो याद रहते हैं। 12 स्क्वायर 144, 144 प्लस 25 होता है बेटा 169, 169 का अंडर रूट क्या होता है बेटा 13, है ना। तो बेटा 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर, x को 5 पुट करें 13 स्क्वायर बराबर दिख रहा है x 5 आ गया, डायरेक्टली पता लग गया। लेकिन अगर आपको लगे नहीं हम ईमानदार हैं, हमारे दिमाग में ऐसे नंबर्स नहीं आते, तो आप करें 12 स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 18 स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा 324, 324 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36x, ऐसे काट देंगे गुस्से में आगे एक्स स्क्वायर को। अच्छा 324 माइनस 144, 300 माइनस 100 कितना हो जाएगा बेटा, ये आ गया 36x। मदद करेंगे बेटा एक बार, 324 माइनस 144 कितना हो जाएगा, पहले 24 हटाया, 100 हटाया, 200 आया, फिर 20 और हटाया 180 आया, और बेटा ये क्या है 36 इंटू 5 इज 180, है ना। प्रोबेबली बड़े आराम से आप समझ सकते हैं 35 180, 6 5 30, 180 आ जाएगा बेटा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है। तो बेटा x कितना आ गया 5, x कितना आ गया 5। और अगर आपको लगे नहीं इजी आराम से कैलकुलेशन करनी, तो पहले आप 6 से डिवाइड करें। मेरे को 36 5 180 दिखता है, आपको नहीं दिख पा रहा है, तो एक बार आप आराम से कर लें, थोड़े टाइम में आपकी भी कैलकुलेशन हल्के हल्के अच्छी हो जाएगी। 6 6 6 3 0 का 0, 6 5 30, वाओ, है ना। वही चलिए ये देखिए। तो प्यारे बच्चों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये भी एक क्वेश्चन हो गया आपके सामने, है ना। एक बार फटाफट से नोट करेंगे और हम अगले टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। आइए बेटा अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बड़े आराम से आप सोच सकते हैं। अगर फॉर्मूले से सोचना हो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और अगर डायरेक्टली अगर आपको फील करना हो तो भी बेटा बहुत ही सिंपल है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले ऐसा करते हैं, फॉर्मूले से कर लेते हैं, फिर मैं फील करा दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए देखिए, तो बेटा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है बच्चों। अब ये जो बेटा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू। बेटा cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा 1, कितनी होती है बेटा 1, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, दैट इज p प्लस q का होल स्क्वायर बन जाएगा, और उसका अंडर रूट क्या हो जाएगा p प्लस q। नहीं है cos थीटा 1 हो जाएगा, तो बेटा ये क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, दैट इज p प्लस q होल स्क्वायर का अंडर रूट p प्लस q। और बेटा मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, जब ये -1 हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, तो क्या हो जाएगा p माइनस q, है ना। ये बेटा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आ गए। अगर मैं मान रहा हूं p जो है वो q से बड़ा है ना, क्योंकि अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अंडर रूट बेटा मेरे को क्या देता है पॉजिटिव वैल्यू, है ना। अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अंडर रूट 9 3 होता है ना, कुछ बच्चों को गलती से मालूम होता है +-3, दैट इज रॉन्ग। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना बताना चाहूँ, ये मैथ सर आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे, और अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो मेरे पे भरोसा माने, ठीक है। तो क्योंकि मैं पूरी कहानी वाली नहीं सुना पाऊंगा, ऐसा क्यों है ना। अभी बस आप इतना बस मान लें, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना रिजल्टेंट की, दैट इज p प्लस q, और प्यारे बच्चों मिनिमम वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों p माइनस q। मिनिमम वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों p माइनस q, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बस ये समझाया कि अब इसको फील कैसे कर सकते हैं। मिनिमम कैसे, cos थीटा -1, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq। तो बेटा क्या बन जाएगा मिनिमम के लिए क्या करेंगे अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, बेटा p माइनस q का होल स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा p माइनस q। अब बेटा सोच कैसे सकते हैं, आदमी पहले p इधर चला, अब वो q किधर जाए बेटा, वो q पीछे भी आ सकता है, वो इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, बेटा राइट टू फ्रीडम। हालांकि आजकल छिड़ी नहीं है वो, कोरोना बेटा निकलेगा तो लट पड़ेगी तुरंत। घर में बैठे हैं, आदमी चल रहा है, मान लो लेट अस सपोज, तो p इधर गया q वापस आया, तो बेटा p माइनस q मिनिमम वैल्यू आ गई। और मैक्सिमम कब आएगी बेटा, वो इस सर्कल पे कहीं पर भी लैंड कर सकता है बेसिकली, क्यों वो किधर को भी जा सकता था, वो कहीं पर भी लैंड कर सकता है। मिनिमम वैल्यू p माइनस q हो जाएगी, और बेटा मैक्सिमम p भी इधर और q भी इधर चला, तो p प्लस q विल बी दी मैक्सिमम वैल्यू। तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा p प्लस q, और प्यारे बच्चों मिनिमम वैल्यू क्या आएगी p माइनस q। मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूं, बेटा p इधर गया
अब वो Q किधर को भी जा सकता था बेटा, इधर भी जा सकता था, Q इधर भी जा सकता, इस सर्कल पे कहीं पर भी लैंड कर सकता था। तो मिनिमम कितना होता बेटा, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कब आएगा, जब वो इधर जाए और वापस आ जाए, तो P माइनस Q हो जाएगा। और मैक्सिमम जब P इधर जाए और Q भी इधर जाए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, P प्लस Q। मेरे को लगता है मैं आपको समझा पाया। तो बेटा P प्लस Q और P माइनस Q आर दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, प्लीज नोट इट डाउन। बेटा मैंने आपको बताया डायरेक्ट तरीका बेटा, अगर फॉर्मूले से देखें तो भी दिख रहा है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा एंड द मैक्सिमम वैल्यू विल बी व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम, cos थीटा मैक्सिमम होता है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू आई बेटा P प्लस Q, और बेटा मिनिमम वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों, P माइनस Q। प्लीज इसको फटाफट से नोट करेंगे, याद रहनी चाहिए, मैक्सिमम होती है P प्लस Q, मिनिमम होती है P माइनस Q, मैक्सिमम होती है P प्लस Q, मिनिमम होती है P माइनस Q। बेटा मैक्सिमम कितनी होती है, P प्लस Q। बोले बोले बोले, खाली ना बैठे, खाली ना बैठे बेटा, लेटे नहीं, मेरी बात सुने, बोले साथ में, मैक्सिमम होती है P प्लस Q। मैक्सिमम क्या होती है बच्चों, P प्लस Q, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, P माइनस Q, वेयर P इज दी वो वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो बड़ा है, जो बड़ा है। तो बेटा प्यारे बच्चों मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं, मैक्सिमम इज P plus Q when the angle between the vectors is 0 and the minimum is P minus Q when the angle between the vectors is 180। तो बेटा आप इसको फटाक से नोट करेंगे और फिर हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो बेटा मेरे को कहा गया है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम the ratio of maximum value of resultant to the minimum value of resultant is 3:1. What is the ratio of the magnitude of two vectors? पहले बड़े वाले का रेशियो लेना, नीचे छोटे वाले का रेशियो लेना। बेटा क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट का जो रेशियो है R max by R min दे रखा है क्वेश्चन में, वो 3:1 दे रखा है प्यारे बच्चों, है ना। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स बता रहे हैं, तो अगर ये 3:1 है बेटा, ये P प्लस Q होती है मैक्सिमम वैल्यू और P माइनस Q क्या होगी प्यारे बच्चों, मिनिमम वैल्यू। P बाई Q बताना है, बहुत सिंपल है ना कैलकुलेशन है ना। तो यहाँ पर आपको बस करना क्या है, गुस्से में आके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये P माइनस Q जाके से बढ़ जाएगा, 3P माइनस 3Q, शानदार तरीके से लिख दिया हमने, है ना भाई। P प्लस Q क्या बन गया, P प्लस Q। अब बेटा क्या बन जाएगा 2P, क्या बन गया 2P, और इधर क्या बन जाएगा आगे 4Q, तो P बाई Q कितना आ जाएगा 2:1, P बाई Q कितना आ जाएगा 2:1। वेरी गुड। वैसे भी आप सोच सकते हैं कि 2 + 1 3 है और 2 - 1 1, 3:1 कब बनेगा, जब ये 2:1 के रेशियो में होंगे, है ना। हालांकि ये कैलकुलेशन करने के तरीके और भी हो सकते हैं, आगे चल के सीखेंगे, ये कैलकुलेशन जल्दी से भी कर पाएंगे। फटाफट से एक बार नोट करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जो रेशियो था रिजल्टेंट का, दैट वाज 3:1। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, P बाई Q बताना था बेटा, बहुत ही सिंपल है, बड़े वाले का इस टू छोटे वाले का रेशियो, ठीक है। आप नोट करेंगे फटाफट से, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। आइए देखिए बेटा, दो क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। पहला क्वेश्चन बेटा क्या है बेटा, P का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो 5 है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, कौन कौन सा इनमें से इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं हो सकता है। प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था अभी कि मैक्सिमम वैल्यू होती है P प्लस Q और मिनिमम होती है P माइनस Q, या मतलब दोनों का सम और या डिफरेंस। तो बेटा यहाँ पे बड़ा वेक्टर है 7, तो 7 और 5 मैक्सिमम कब बनेगा, जब सेम डायरेक्शन में होगा। मिनिमम कब बनेगा, 7 इधर और 5 इधर। मिनिमम कब बनेगा बेटा, 2 जब अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो मिनिमम वैल्यू 2 आएगी एंड मैक्सिमम इज 12। तो 2 से 12 के बीच के आंसर हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है 14। बेटा 5 और 7 के पापा मिलके भी 14 नहीं हो पाएंगे। 5 और 7 बेटा मैक्सिमम कितना बना सकता है 12, ये नहीं बन सकता है। और मिनिमम कितना बन सकता है 2। अगर यहाँ पे 1 भी मान लो एक ऑप्शन होता तो 1 भी नहीं हो सकता है। कौन कौन सा नहीं हो सकता है, तो बेटा मैंने आपको बताया कि वैल्यूज कहां से कहां तक लाया कर सकती हैं, 2 से 12 के बीच में। 2 से 12 के बीच में, तो 2 से 12 में कौन सी आ रही है, ये और ये, तो ये और ये नहीं हो सकती है। मेरे को लग रहा है कि मैं आपको समझा पाया हूं, एक बार नोट कर लेंगे, नहीं तो पॉज करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे। ये आप फटाफट से नोट करें। इसमें पूछा है बेटा अगले क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन द बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम। ये 3 सेट ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, 3 फोर्सेस लग रहे हैं, कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन द बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स ऑन द बॉडी 0। जैसे मान लो कि है ना, मेरे पे इधर से भी 5 न्यूटन लग रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन, तो टोटल क्या हो जाएगा बेटा 0। टोटल क्या हो जाएगा 0। नहीं आया समझ में,
तो बेटा प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जब टोटल फोर्स जीरो होता है तो हम बोलते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में है। बॉडी इक्विलिब्रियम में इसका मतलब क्या होता है बेटा, टोटल फोर्स क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है प्यारे बच्चों। टोटल फोर्स क्या लग रहा है प्यारे बच्चों, जीरो लग रहा है। टोटल फोर्स क्या लग रहा है प्यारे बच्चों, जीरो लग रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा, है ना बेटा। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, टोटल फोर्स जीरो होता है तो ही बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। तो जब भी अगर आपको ये सोचना हो कि अब ये एंगल नहीं दे रखे, कह रहे क्या हो सकती है, ये अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो, 2 और 4 की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 2, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 6, तो क्या कभी 5 हो सकती है, हाँ हो सकती है। कुछ ऐसी कंडीशन आएगी 4 और अगर 2 इधर को तो बन जाता है 2, कुछ जब 2 इधर को होगा तो मान लो बन जा रहा है 5। बस तब अब जब 2 और 4 का रिजल्टेंट 5 आ रहा है तो आप 5 अपोजिट डायरेक्शन में लगा दोगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0। तो इस केस में इक्विलिब्रियम में हो सकती है, यस। इस केस में बताइए हो सकती है। 1 और 2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 3, हाँ जब 1 और 2 इस डायरेक्शन में हो तो बन रहे हैं 3 और 3 लगा दो आप अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट 0। क्या इक्विलिब्रियम में हो सकती है, यस। इसमें 3 और 3 की मैक्सिमम वैल्यू बेटा क्या होगी 6, क्या होगी 6। तो बेटा 3 और 3 के पापा मिलके भी 7 को बैलेंस 3 और 3 के पापा मिलके भी 7 को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। 1, 2 और 5, 1 और 2 मैक्सिमम कितना आएगा 3, क्या वो 5 को बैलेंस कर सकता है, कभी भी नहीं। 1 और 2 के दादाजी भी नहीं कर पाएंगे। तो बेटा सिंपल बात थी यहाँ पे कि बेटा बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी, तो बेटा आपको बस यही सोचना था। दो छोटे वाले फोर्स ले लो, 2 और 4, मैक्सिमम क्या है 6, मिनिमम क्या है 2, तो कभी ना कभी तो 5 आए। मान लो इस कंडीशन में आ रहा है 4 इधर 2 इधर और मैक्सिमम ये बन रही वैल्यू 5, तो बस उस टाइम 5 लगा दो अपोजिट डायरेक्शन में। 2 और 4 का रिजल्टेंट आ रहा है 5, आपने लगा दिया 5 अपोजिट डायरेक्शन में, रिजल्टेंट क्या बन जाएगा 0। तो इसमें इक्विलिब्रियम हो सकती है। 1 और 2 मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी जब सेम डायरेक्शन में होंगे, जब ये 3 इधर को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तब भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। 3 और 3 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 6, तो क्या वो 7 को बैलेंस कर पाएगा, इनके पापा भी नहीं कर पाएंगे। 1 और 2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 3, तो बेटा 5 को बैलेंस कर पाएगा, इनके तो दादाजी भी नहीं कर पाएंगे। मेरे को लग रहा है शायद मैं आपको समझा पाया। फटाफट से नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमने सीखा क्या, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। सीखा हमने ये है, इक्विलिब्रियम का प्यारे बच्चों मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब टोटल फोर्स जीरो होता है तो हम बोलते हैं बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, है ना। जब टोटल फोर्स जीरो होता है प्यारे बच्चों तो हम बोलते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में है। जब टोटल फोर्स जीरो होता है तो प्यारे बच्चों हम बोलते हैं बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन टोटल फोर्स इज जीरो। टोटल फोर्स जीरो कब होगा बेटा, जैसे मान लो बेटा तीन वेक्टर का सम जीरो करना है, हम क्या सोचेंगे 3 डिस्प्लेसमेंट है, 4 इधर गए, जैसे मान लो पहला 4 इधर गए 2 इधर गए, है ना, मान लो ये बन जा रहा है 5 इधर आ गए वापस, जहां से चले थे वहीं आ गए, रिजल्टेंट क्या हो गया 0। तो बेटा 2, 4 का जो मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है 5 आ रही है, हमने 5 लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो बेटा पूछ रहे हैं बेसिकली ट्राइंगल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, यही बात है ना यार, क्योंकि अगर 3 वेक्टर का सम 0, इसका मतलब जहां से चले थे वहीं आना है वापस, तो ट्राइंगल बनना चाहिए। तो और बेटा 3 और 3 है ना, 3 और 3 कैसे चलाऊं, तो अब 3 के साथ 7 बन सकता है, नहीं बन सकता। बात तो यही है ना, जब नहीं बन पा रहा ट्राइंगल तो सम 0 नहीं हो सकता है, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। आया कि नहीं आया। 1 और 2 मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3, क्या 5 को बैलेंस कर पाएगा, नहीं। सोचना बेटा थोड़ा सा, मतलब आप एक बार ट्राई करिए, नहीं सोच पाए तो है ना, मतलब फिर से एक बार रिवाइंड करके देखिए। मैं एक और क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूं, लेकिन तब तक आप पहले ये नोट करेंगे, फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। हम आपके सामने है एग्जांपल एक और, तो आइए आपको दिखाता हूं मैं इक्विलिब्रियम में करके फटाफट से। देखिए हमारे पास बहुत प्यारे 3 बच्चे हैं, आइए देखिए ये है, इसमें हम तीनों लोग मिलकर फोर्स लगाएंगे। आइए आप दोनों भी आइए, है ना। तो आपको क्या करना है बेटा, इसको फोर्स लगाना है, फोर्स लगाइए इस पे, आप भी लगाइए इधर को, है ना। अब मैंने इधर को लगाइए, लगाते रहिए, अभी इक्विलिब्रियम में। पर अगर मान लो मैं ज्यादा लगा दूं तो क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम में रहेगा नहीं, है ना। अगर आप दोनों लगाइए, ये पीछे जा रहा है, मैंने उतना ही लगा दिया तो रुक गया। तो देखिए बेटा मैंने आपको भी दिखा दिया करके कि 3 फोर्स लगेंगे तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रह भी सकती है और नहीं भी, है ना। हमारे 3 प्यारे बच्चे थे, है ना, उनको थोड़ा सा दुख पहुंचाया, सॉरी। चलिए आइए देखिए काम की बात करते हैं बेटा आगे। देखिए 3 यहाँ पर 3 मतलब 3 फोर्सेस के सेट दे रखे हैं, पूछा है किसमें इक्विलिब्रियम में हो सकती है। 2 छोटे वाले लेंगे हमेशा, 2 और 7 का मैक्सिमम वैल्यू 9, 2 और 7 की मिनिमम वैल्यू 5, तो क्या बीच में कभी 8 आ सकती है, आ सकती है। बस जब वो 8 बन रही होगी, जब 7 और 2 का रिजल्टेंट 8 आ रहा होगा, तो उतना ही आपको 8 अपोजिट में लगाना होगा, और क्या हो जाएगा, बॉडी किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम। बॉडी किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में।
3, 4 और 6, छोटे वाले दो, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3, 4 की 7, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 से 7 के बीच में कुछ भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, और जब 6 अपोजिट, जब 4 और 3 का रिजल्टेंट जब 6 आ गया, जब 4 और 3 का रिजल्टेंट 6 आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो 6 अगर आप रिजल्टेंट आ रहा है 6 आप भी लगा दो अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0। तो इसमें भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम में इसमें हो सकती है, क्यों? क्योंकि 2 और 7 की मैक्सिमम वैल्यू 9 है, मिनिमम वैल्यू 5 है, तो 5 यहां पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है 9, मिनिमम क्या है 5, तो 5 से 9 के बीच में 8 आता है, तो जब 8 बनेगी तो 8 अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे और बॉडी को रोक देंगे। 3 और 4 की मैक्सिमम वैल्यू 7, मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा इनकी 4 और 3 का रिजल्टेंट 1, तो 1 से 7 के बीच में कभी 6 भी आएगा, बिल्कुल आएगा, तो जब 6 आएगा तो उतना ही अपोजिट में लगा के बॉडी को इक्विलिब्रियम में ले आएंगे। बहुत शानदार। 2 और 5 के पापा मिलके भी 13 को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, 5 और 2 की बेटा मैक्सिमम वैल्यू भी 7 है, 13 को तो बेटा इनके पापा भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे। 1, 3 मैक्सिमम वैल्यू 4, 5 को बैलेंस सिमिलरली नहीं कर पाएंगे। 9, 2, 11, 9, 2 की मैक्सिमम वैल्यू 11, और जब 11 लग जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, जब ये 11 है तो 11 अपोजिट में लगा के हम इक्विलिब्रियम में लेके आ सकते हैं। तो इसमें इक्विलिब्रियम में हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, इसमें भी, दो में नहीं हो सकती है। मैंने कोशिश करी सिखाने की, है ना। अगर फिर भी डाउट रहेगा तो एक बार कमेंट करेंगे, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें और एग्जांपल दूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आप इसको भी नोट कर लेंगे। सोचने का तरीका क्या है ये देख लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू सोचनी है 9, मिनिमम 5, अगर उसके बीच में है ये, तो कभी ना कभी ये 8 होगा किसी ना किसी एंगल पे, तो उतना ही जब 8 बन रहा है उतना ही आप अपोजिट में लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 और 8 कट के क्या हो जाएंगे 0, क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों 0। 3 और 4 मैक्सिमम वैल्यू 7, मिनिमम 1, बीच में कभी 6 भी आएगी, जब 6 आएगी तब 6 अपोजिट में लगा दो, बॉडी को रोक दो, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। बहुत शानदार। आ गया 9, 2, 11, 9 और 2 मैक्सिमम 11, 9 to 11, और 11 अपोजिट में लगा दो और बॉडी को रोक दो। शानदार, ये भी सही है, और इन दोनों में पॉसिबल नहीं है। 2 और 5 के पापा भी 13 को नहीं संभाल सकते, 1 और 3 के पापा भी 5 को नहीं संभाल सकते। नोट कर लेंगे, आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम। आइए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंगल ऑफ द रिजल्टेंट, है ना बेटा। दो वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट बनेगा पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, है ना प्यारे बच्चों। उनका जो रिजल्टेंट होगा उसका एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए बेटा, ये है पी वेक्टर, ठीक है, ये है क्यू वेक्टर। अब रिजल्टेंट किधर को आएगा बेटा, पहले पी इधर जाएंगे, फिर क्यू इधर जाएंगे, यहां थे, यहां पहुंच गए, ये हो गया रिजल्टेंट आया। पैरेललोग्राम लो कह लो, ट्रायंगल लो कह लो, सब एक ही बातें हैं भैया। पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, और ये हो गया रिजल्टेंट। प्यारे बच्चों, पी वेक्टर से क्या एंगल है रिजल्टेंट का ये निकालना चाहता हूं। लेटस से वो अल्फा है, और पी और क्यू के बीच में जो एंगल है वो बेटा क्या है, थीटा। क्या है बेटा, थीटा। तो ये क्यू है, ये थीटा है, ये क्यू वेक्टर। ये क्या हो जाएगा बेटा, बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस साइन थीटा परपेंडिकुलर, क्यू साइन थीटा। प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये क्यू साइन थीटा। इस ट्राइंगल में tan अल्फा ले लीजिए, तो tan अल्फा प्यारे बच्चों क्या निकल के आ जाएगा बताइए, tan अल्फा आ जाएगा क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। बेटा बहुत सिंपल है ना बेटा, ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, बीच में एंगल थीटा है ना बच्चों। ये क्यू कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पहले पी इधर जाएंगे फिर क्यू इधर जाएंगे, यहां थे यहां पहुंच गए, ये हो गया रिजल्टेंट क्यू कॉस थीटा, क्यू साइन थीटा आया। बेटा ये चीज करिए, पी प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये क्यू साइन थीटा, है ना। और यहां से tan अल्फा लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। tan अल्फा क्या रहेगा बेटा, पी साइन थीटा अपॉन क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। और ये एंगल किससे है, थोड़ा मार्कर डल चल रहा था, दोबारा लिख देता हूं, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो बेटा ये आ गया बेटा, मैंने आपको सिखाया बेटा कैसे एंगल निकाला जाता है। ये देख लीजिए बेटा, बड़ा सिंपल है। ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, ये क्यू कॉस थीटा हो गया, ये क्यू साइन थीटा, tan अल्फा हो जाएगा क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, हाइपोटेनियस कॉस थीटा बेस, हाइपोटेनियस साइन थीटा परपेंडिकुलर। आप बहुत आराम से यहाँ पे tan अल्फा निकाल पाए हैं, है ना। चलिए अब बेटा, अगर
क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके के आएंगे, आइए फटाफट से देखते हैं। ये दो वेक्टर हैं P और Q, P और Q दो वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, रिजल्टेंट बताना है, और P और Q दोनों क्या है 10। तो बेटा tan अल्फा क्या आएगा, या तो आप ज्योमेट्री लगाइए, नहीं तो ये फॉर्मूला सीख चुके हैं, फटाक से करेंगे। तो tan अल्फा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, tan अल्फा निकल के आ जाएगा Q sin थीटा, है ना। Q क्या है बेटा tan sin 60, sin 60 हो जाएगा √3/2 अपॉन P प्लस Q cos थीटा, P 10 प्लस Q cos थीटा, तो 10 प्लस 10 cos 60, और cos 60 बेटा क्या हो जाएगा हाफ, ये कितना बन जाएगा बेटा 15, कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों 15, है ना। 15 2 30, तो 10/30 क्या जाएगा 1/3, √3/3, 1/√3। अब tan अल्फा बेटा 1/√3 कब होता है प्यारे बच्चों, tan अल्फा 1/√3 होता है जब अल्फा क्या होता है प्यारे बच्चों 30 डिग्री, कितना होता है बच्चों 30 डिग्री। मैंने यूज क्या किया Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूं, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और एक का मैग्नीट्यूड बेटा क्या है 10 और बीच में एंगल है 53 डिग्री। एक का मैग्नीट्यूड है 2, एक का मैग्नीट्यूड है 10 और बीच में एंगल है 53 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ऑफ लेंथ 2 एंड द रिजल्टेंट। तो बेटा रिजल्टेंट और 2 के बीच में एंगल बेटा क्या आएगा, फिर से वही करेंगे tan अल्फा। वैसे तो अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो पैरेललोग्राम कंप्लीट करें पहले, ये 10 cos 53 बेटा, ये भी 53 होगा क्योंकि ये वही चीज है, इसके पैरेलल ये 2 इधर जाना है 10 इधर जाना है, यहां थे यहां पहुंच गए, ये हो गया रिजल्टेंट। ये एंगल बताना है दिस एंगल, है ना। तो ये चीज क्या हो जाएगी 10 cos 53, ये चीज क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 10 cos 53 दैट इज 6, और ये चीज क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 10 sin 53। मैंने आपको दो वैल्यूज याद कराई थी एक्स्ट्रा 10th के बाद वाली, sin 37 sin 53 3/5 और 4/5, sin 37 sin 53 3/5 और 4/5। याद कैसे रखेंगे, sin थीटा क्या करता है बेटा बढ़ता है, sin थीटा क्या करता है बढ़ता है, तो पहले 3/5, 37 पे 3/5, 53 पे 4/5, ठीक है। और cos क्या होता है बेटा घटता है, 37 पे बड़ी वैल्यू आएगी और 53 पे क्या सी वैल्यू आएगी छोटी, है ना। तो बेटा यहाँ पे आएगी 3/5, तो 3/5 इंटू 10 अगर मैं करूंगा, वैसे बहुत बार मैं ये कैलकुलेशन कर चुका हूं, याद हो जानी चाहिए 6, है ना। और सिमिलरली ये कितना आ जाएगा बेटा 8, तो बेटा ये भी 8, ये 6, ये 2, तो ये क्या हो गया 8। तो बेटा ये जो एंगल आएगा रिजल्टेंट का, है ना, ये जो रिजल्टेंट का एंगल आएगा अल्फा, वो क्या आ जाएगा tan अल्फा क्या आ जाएगा 8/8 दैट इज 1, है ना, 8/8 दैट इज 1 दैट इज अल्फा इज 45 डिग्री। अल्फा क्या निकल गया प्यारे बच्चों 45 डिग्री। और अगर मान लो कि अगर हमने सोच लिया हो कि हमने फॉर्मूले से ही करना है, फिर कैसे करेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू Q sin थीटा दैट इज 10 sin 53 अपॉन P दैट इज 2 प्लस Q cos थीटा 10 cos 53। क्या बन जाएगा बेटा 10 sin 53, 10 इंटू 4/5, बेटा ये ना कुछ वैल्यूज याद हो जानी चाहिए, 8 है ना, बड़ी बार कर चुके थे ट्रिग्नोमेट्री में भी ये वैल्यूज यूज, 2 प्लस 10 cos 53, है ना। ये क्या आ जाएगा बेटा 3/5, है ना, ये बन जाएगा 6 और ये 8 अपॉन 2 प्लस 6। अरे वाह, वही बेटा आंसर तो वही आएगा, भले आप फॉर्मूले से करें, भले आप पूरी की पूरी ज्योमेट्री करें, है ना। इसको आप नोट कर लेंगे, मैं इसके बाद एक दो क्वेश्चंस और कराता हूं, ठीक है। ये मेरे को लग रहा है प्रोबेबली समझ में आ गया। देखिए बेटा ये दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। यहाँ पर क्या है बेटा P और Q दोनों का मैग्नीट्यूड 10 है, बीच में 120 डिग्री एंगल है, रिजल्टेंट का आपको एंगल बताना है, किसी भी एक के साथ बता सकते हैं, है ना। हमने P के साथ डिराइव कर रखा है फॉर्मूला, tan अल्फा इज Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, tan अल्फा इज Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। बेटा डायग्राम मन में फिट कर लो बिल्कुल, ये P है ये Q है ना, P इधर गए फिर Q थीटा एंगल पे गए, Q cos थीटा Q sin थीटा, तो tan अल्फा बन गया Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, है ना। ये जो डायग्राम है ना, ये जो इधर मैंने डायग्राम दिखा दिया आपको, है ना, ये डायग्राम मन में फिट हो जाना चाहिए। tan अल्फा क्या बन जाएगा बेटा Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, tan अल्फा क्या बन जाएगा बेटा Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, है ना। ये जो डायग्राम दिखा रहा हूं, ये डायग्राम बिल्कुल मन में फिट हो जाना चाहिए, खींच जानी चाहिए फोटो, ये नहीं रटे रहेंगे भाई, जिंदगी में रटना
नहीं, tan अल्फा क्या आएगा q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों बेटा रिजल्टेंट का एंगल बताना है। जैसे मान लो p वेक्टर से तो tan इधर गए, वेरी गुड, फिर tan 120 डिग्री एंगल पे गए। ठीक है, यहां थे यहां पहुंच गए, ये हो गया रिजल्टेंट। ये क्या हो गया रिजल्टेंट प्यारे बच्चों, ये 10 और ये हो गया रिजल्टेंट, है ना। और बेटा ये एंगल कितना आएगा, वैसे तो ज्योमेट्री से भी आप देख सकते हैं क्योंकि ये 60 हो गया, ये थीटा बड़ी बार कैलकुलेशन करा चुका हूं, प्रूव कर चुका हूं, थीटा भी क्या आ जाएगा बेटा 60 आ जाएगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो रिजल्टेंट का एंगल 60 आ गया। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं बिना कैलकुलेशन के, बिना ज्योमेट्री के कर रहा हूं फॉर्मूले से, तो कैसे बोलूंगा, tan अल्फा इज q sin थीटा, q क्या है 10 sin 120, बीच का एंगल 120 अपॉन p प्लस q cos थीटा, 10 प्लस 10 cos 120 sin 120 का था sin 180 माइनस 60, दैट इज sin 60 √3/2, 10 into √3/2 अपॉन 10 प्लस 10 cos 120 क्या होता है बेटा माइनस हाफ cos 180 माइनस 60। चलिए मैं लिख देता हूं एक स्टेप और एक्स्ट्रा, ये क्या जाएगा माइनस cos 60 दैट इज माइनस हाफ, तो 10 माइनस 5 आ जाएगा 5 √3 अपॉन 5 क्या आ जाएगा बेटा √3। तो बेटा tan अल्फा √3, अल्फा कितना हो गया बेटा tan अल्फा √3, अल्फा 60 डिग्री। अरे वही जो डायरेक्टली हमको ज्योमेट्री से दिख रहा था वही फॉर्मूले से भी आया। तो फॉर्मूला यूज करने में घबराना भी नहीं है और डायरेक्टली यूज करने में भी नहीं घबराना है। tan अल्फा आएगा q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। प्यारे बच्चों tan अल्फा क्या आएगा q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। मेरे को लग रहा है प्रोबेबली मैं आपको समझा पाऊं कि देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है ना, ये 2 है, ये 6√2 है ना, ये 30 डिग्री एंगल पे x एक्सिस से और एक 75 पे। बेटा बेसिकली बीच का एंगल कितना, रिजल्टेंट का एंगल बताना है x एक्सिस से, तो आप पहले इससे बता दो p से, है ना। ये 45 डिग्री एंगल हो गया क्योंकि ये 75 ये 30, 75 माइनस 30 कर लेंगे, 45 कर लेंगे ना। नहीं तो अगर आराम से करना 75 लाइनें खींचेंगे, हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता 30 काट देंगे, 45 बच जाएंगे भाई, है ना। तो अब tan अल्फा कितना आएगा, 2 वाले से एंगल निकाल लेते हैं, q sin थीटा, q हो गया ये वाला 6√2। बेटा जिससे एंगल बताना होता है उसको नहीं लेते, दूसरे वाले को। tan अल्फा क्या आएगा q sin थीटा 6√2 sin 45, 6√2 sin 45 अपॉन p प्लस q cos थीटा, p get 2 प्लस q 6√2 cos 45 1/√2 ठाई काट देंगे, ये क्या आ गया 8, नीचे क्या आ गया 8 और 6√2 into 1/√2 क्या है 6, ये क्या आ गया बेटा 3/4। तो tan अल्फा 3/4, तो अल्फा कितना हो गया बेटा 37 डिग्री। लेकिन ये एंगल किससे है p वेक्टर से, है ना। तो x एक्सिस से कितना हो जाएगा बेटा, x एक्सिस हो जाएगा 30 प्लस 37, तो आंसर हो जाएगा एंगल ऑफ रिजल्टेंट इज 67 डिग्री विद द x एक्सिस। अब देखो खाली क्वेश्चन में परेशान किया गया, मतलब हमने डिराइव किया था इस कंडीशन के लिए, हमसे पूछ क्या लिया, हमसे कह दिया भैया ये पैरेललोग्राम कर दो पहले टेढ़ा, अब रिजल्टेंट का एंगल इससे बताओ। अरे p से पता है एंगल 37, तो x एक्सिस से क्या है 30 प्लस 37, ये बेटा अगर 37 पता है तो यहां से कितना एंगल है 30 प्लस 37 दैट इज 67। मेरे को लगता है प्रोबेबली मैं आपको समझा पाया, ठीक है। अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।